हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामपुर। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो मॉर्निंग के 6 बज चुके हैं और जैसे कि आपको मालूम है कि डेली बेसिस पे आपसे मिलते हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम यहाँ बात करते हैं पीआईबी के और सांसद टीवी के जो होते हैं। और ये आर्टिकल्स आपके यूपीएससी प्रीलिम्स की हम बात करें या मेंस की हम बात करें, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये आर्टिकल्स हम इस तरीके से सेलेक्ट करके लाते हैं ताकि आपके प्री की हम बात करें या मेंस की बात करें, इसके लिए जो आपको कंटेंट चाहिए होते हैं, ये आपको कंटेंट ऑलमोस्ट यहाँ से इस टॉपिक हमारी इस 40 to 50 मिनट्स के सेशन से आपको मिल जाए। इस 40 से 50 मिनट के सेशन में आपके जो करंट अफेयर्स के जो टॉपिक हैं ये यूपीएससी के लिए ये आपको यहाँ से मिल जाते हैं। और बस इतना ही कि आप रिवीजन करते नहीं करते, ये तो थोड़ी बहुत आपके ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन जल्दी कोई बात नहीं। मॉर्निंग 6 AM की बात कर रहे हैं और इस टाइम में मतलब बोल सकते हैं कि इन्वायरमेंट सही होता है पढ़ने के लिए। तो जल्दी से सेशन को ज्वाइन करेंगे और थोड़ा बहुत सेशन को शेयर करेंगे अपने फ्रेंड सर्कल में जहाँ तक ये पॉसिबल हो सके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो पहला आर्टिकल ये कहता है ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में, है ना, यानी कि पुरानी जो आपकी पेंशन योजना है इसके रिगार्डिंग एक आर्टिकल आया था पीआईबी में। और क्या है इशू ये समझते हैं, कॉन्टेक्स्ट में क्यों है। कॉन्टेक्स्ट में इसलिए पहले ये सोचते, पहले कॉन्टेक्स्ट से जाने से पहले ये देखते हैं कि टॉपिक आपका किस पेपर में कवर होने वाला है। तो जब हम पेपर 2 की हम बात करते हैं, यानी कि पेपर 2 यानी कि पॉलिटी की हम बात कर रहे हैं, पेपर 2 यानी कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, पेपर 2 यानी GIR की बात कर रहे हैं, सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं या फिर आपका गवर्नेंस की, ये आपके पेपर 2 में कवर होगा। कहाँ पर? तो एक छोटा सा सिलेबस का पार्ट है क्या, तो गवर्नमेंट पॉलिसीज और इंटरवेंशन, सरकारी योजना और हस्तक्षेप, ये इसी का हिस्सा है। क्या है मुद्दा? मुद्दा ये कि कुछ राजनीतिक दल के कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का वादा कर रहे हैं, किए नहीं, करने वाले, ठीक है। और ये हो सकता है, अब आप सोच रहे हो कि पुरानी पेंशन योजना, ओल्ड पेंशन योजना यानी कि पहले था और वो कहीं ना कहीं हट चुका होगा और न्यू पेंशन योजना आया होगा, तभी बातें चल रही है कि पहले का ही सही था और पहले सही और पहले का जो कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, ये ना, ऐसे कुछ होगा। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही कुछ है। देखते हैं पूरी स्टोरी है क्या। पहले जो पेंशन योजना था इसको था देखते हैं ये क्या था, फिर अभी का जो पेंशन योजना है इसको हम बात करते हैं ये अभी क्या है, ठीक है। तो जो पहले का था, ठीक है, यानी कि ओल्ड की हम बात कर रहे हैं, ओल्ड पेंशन योजना। तो ओल्ड पेंशन योजना में उस टाइम में 50% यानी कि आपकी अगर एग्जांपल लेते हैं कि आप 60 या 60 नहीं 50 के एज में सपोज कीजिए आपने रिटायर किया है ना, तो 50 के एज के बाद में आपको जो गवर्नमेंट सरकार जो आपको पेंशन देती है, सरकारी जब अगर सरकारी एम्प्लॉय हो तो आपकी जो लास्ट सैलरी है, लास्ट सैलरी सपोज कीजिए आपकी 30,000 लेते हैं ना, 30,000 सैलरी है, तो 30 का जो 50% कितना हुआ 15,000, यानी 15,000 रुपये आपके महीने आपको देते सरकार। कब? 2004 से पहले। ये कहानी कब की है? 2004 से पहले की कहानी है, ठीक है। क्योंकि ओल्ड पेंशन योजना ये 2004 में ये फाइनली बंद हुआ था, 2004 में, ठीक है। थोड़ा कुछ हम और बात कर लेते हैं ओल्ड पेंशन योजना के ऊपर। जो स्टेट है, जो राज्य सरकार है, क्यों फोकस कर रही है, क्या कुछ अच्छी बातें थी? अच्छी बातें तो थी है। आप खुद सोचिए ना कि आपकी सैलरी की 50% वो बैठे बैठे आपको मिल रहा है, बिना काम के मिल रहा है। प्लस आपको यहाँ पर जो डीआर होता है, डीआर क्या होता है, यानी कि जो डियरनेस रिलीफ होता है, डीआर मतलब डियरनेस रिलीफ, यानी कि आप बोल सकते हैं महंगाई जो भत्ता होता है, यानी कि राहत होता है। क्या इसका मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि सपोज कीजिए कि अभी इस टाइम में जो चावल या आटे की जो कीमत है वो एग्जाम्पल लेते हैं 50 रुपये कीजिए, एग्जाम्पल लेते हैं, और यही अगर 5 साल के बाद में इसकी जो कीमत है वो 100 रुपये होता है, ठीक है, एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो 100 रुपये कीमत हुआ, यानी कि इसकी जो डियरनेस रिलीफ है, जो महंगाई है वो बढ़ गई है। अब महंगाई राहत आपको सरकार ही देगी और ये पहले मिलता था, अब ये नहीं मिलता है। अभी क्या इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन ये पहले मिलता था, यानी कि आपको 50% तो जो आप लास्ट सैलरी है प्लस डीआर प्लस आपको जीपीएफ मिलता था। आप बोले सर जीपीएफ ये क्या है? जीपीएफ का मतलब है आपका जनरल प्रोविडेंट फंड, यानी कि सामान्य भविष्य निधि। ये क्या होता है? सबसे पहली बात यानी ये मिलता है ओनली जो आपके सरकारी जो कर्मचारी होते हैं, है ना, उसको मिलता है, पहली बात। और ये क्या होता है? देखिए ये इसको समझने के लिए कुछ एग्जांपल लेते हैं जीपीएफ को समझने के लिए। पहली बात तो यहाँ पर ये है ना कि जब हम बोलते हैं जीपीएफ भी आपको गवर्नमेंट देती है, जीपीएफ का मतलब ये हुआ कि आप सरकार, आप जो है ना, आप खुद से अपनी मर्जी से अपनी सैलरी के
यानी सरकार आपको दे रही है 50%, वो अलग चीज़ है, लेकिन आप अपनी सैलरी के अपनी मर्जी से कुछ परसेंटेज, या एग्जाम्पल लेते हैं कि आप हर महीने 500 रुपये आप जीपीएफ में आपका मतलब आप जमा कर रहे हो, है ना। सरकार लास्ट में जब आप रिटायर करते हैं ना, तो लास्ट में आपको अमाउंट देती है एक ही बार में, एक बार में। आपकी इच्छा आप एक बार में लीजिए, लेकिन सरकार को बोलेगी आप एक बार में निकाल सकते हैं, नहीं लेना है कोई दिक्कत नहीं, आप इसको मंथली या जैसे भी लेना आप ले सकते हैं। या आप चाहते हैं कि सरकार के पास रहे, वो कुछ इंटरेस्ट दे, वो भी आप कर सकते हैं। तो ये पहले था, ये आपका पहले था तीनों, ठीक है। ओल्ड पेंशन में, ओल्ड पेंशन स्कीम में ये आपका पहले था, लेकिन 2004 में ये बंद हो गया। अब बंद होने के पीछे दो कारण बताते हैं। दो कारण कौन सा? तो पहला कारण ये है 2000 में कि अनफंडेड। क्या होता है अनफंडेड? अनफंडेड का मतलब ये हुआ कि सरकार अगर आपको 50% जो आपकी लास्ट सैलरी है वो आपको दे रही है पेंशन की फॉर्म में, तो सरकार के पास पैसे तो आने चाहिए ना। अब वो जो पेंशन के पैसे जो सरकार के पास में है वो अनफंडेड है, उनके पास में फंड ही नहीं है देने के लिए। तो सरकार ने यहाँ पर जो अभी नया हम बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन एक तो रीजन ये था कि अनफंडेड लाइबिलिटी बोल सकते हैं। दूसरा ये चीज कि ये अनसस्टेनेबल था, अनसस्टेनेबल था। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर सरकार ये पैसे दे रही है पेंशन फॉर्म में और 50% दे रही है, और अभी इस टाइम में आप देखेंगे जो एक सरकारी जो कर्मचारी होता है, जो भी है, आप पुलिस से लेकर आप जो भी ऑफिशियल्स जो होते हैं, उनकी सैलरी आप मान के चलिए 50+ होते हैं, है ना, 50+, 1+ भी होते हैं। तो जब ये रिटायर करेंगे, और अभी जो रिटायर किए हैं लास्ट में, उनकी सैलरी उनकी पेंशन कितनी होगी? एटलीस्ट 25,000। तो 25,000 अगर उनको मिल रहा है पेंशन, तो सरकार ऐसे बहुत सारे हैं, लाखों करोड़ों में है, तो उनको एक एक पर्सन को 25,000 मिल रहा है, तो सरकार को ये फ्री में देना पड़ रहा है ना, बिना काम के देना पड़ रहा है। तो सरकार ने यहाँ पर न्यू पेंशन स्कीम्स लेके आया। अब वो न्यू पेंशन स्कीम में कुछ अच्छी बातें भी है, लेकिन यहाँ पर जो पॉलिटिशियंस है, यानी कि जो राज्य सरकार है, ये कह सकते हैं, वो जानबूझ के इसलिए कह रहा है कि पुरानी पेंशन स्कीम्स को लाना चाहिए, क्योंकि उसमें जो कर्मचारी थे उनको फ़ायदा हो रहा था, और ये लोग पुराने जो कर्मचारी थे वो डिमांड भी करते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा पेंशन उन्हें मिलता था। अब क्या है, आप ही के सैलरी से आप कुछ अमाउंट 10%, कितना? 10%। अभी हम बात करें 10% किस चीज़ का? तो ये अनसस्टेनेबल और अनफंडेड दो रीजन था जिसके कारण ये आपका ओल्ड पेंशन स्कीम्स को बंद किया गया, ठीक है। थोड़ा आगे चलते हैं। 1998 में मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये जो मंत्रालय है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की, या बोल सकते प्रोजेक्ट, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट तैयार किया। और ये रिपोर्ट क्या था? रिपोर्ट नाम था ओएसिस। क्या ओएसिस होता है? यानी कि वृद्धावस्था, सामाजिक और आय सुरक्षा, यानी कि इंग्लिश में इसको बोले तो ओल्ड एज सोशल एंड इनकम सिक्योरिटी प्रोजेक्ट। तो ये रिपोर्ट जो है ना 1998 में एक मतलब एक कमेटी बनाई गई, और उन्होंने रिपोर्ट 2000 में दिया जाके, और इसके अकॉर्डिंग बना ओएसिस। ओएसिस में कुछ अच्छी बातें थी, और उस अच्छी बातें को इम्प्लीमेंट किया गया। देखिए ये कब की बात हम कर रहे हैं? 2000 की बात कर रहे हैं, लेकिन ये बंद कब हुआ? 2004 में। तो ये इस टाइम में पहले से प्लानिंग चल रही थी कि जो पेंशन्स के जो आप फंड रिलीज किए जाते हैं, इससे ओल्ड पेंशन स्कीम्स को थोड़ा इसमें कुछ संशोधन करके कुछ नया पेंशन स्कीम लाया जाए, और यही हुआ, लाया भी गया। इसमें हुआ क्या ओएसिस में? अभी बात करें इसके बारे में, ठीक है। न्यू पेंशन अभी हम नीचे आएगा, ये नीचे है, यहाँ पर है। इसके पहले हम बात कर लेते हैं। ओएसिस में कुछ प्रावधान थे, कुछ अच्छी बातें थी। अच्छी बातें में ये थी कि यहाँ पर जो सरकार आपको 50% दे रही सैलरी, सॉरी पेंशन फॉर्म में, आपकी लास्ट सैलरी का 50%। एग्जाम्पल लेते हैं, किसी की लास्ट सैलरी जो है ना, क्या होता है कि कोई भी जो पर्सन होता है ना, वो अगर गवर्नमेंट जॉब होता है, उसे लग गया, तो शुरुआत में सैलरी कम होती है, लेकिन फाइनली आते हैं लास्ट आते आते उसकी सैलरी बढ़ जाती है, डबल हो जाती है, ट्रिपल हो जाती है। और उसके 50% अगर पेंशन फॉर्म मिलता है, तो खुद सोचिए ना कि बैठे बैठे बिना काम के पैसे मिल रहे हैं। ये चीज़ें सरकार के लिए एक चिंता का विषय था। इसके लिए इन्होंने ओएसिस एक रिपोर्ट बनाया, और इस रिपोर्ट से कुछ अच्छे जो प्रावधान थे, कुछ जो सलाह बोल सकते हैं कि वो चीज़ें दी गई। क्या था? कुछ पॉइंट ये था कि एक जो पर्सन है, एक इंसान या एक कर्मचारी जो है ना, वो 3 तरीके से निवेश कर सकता है अपनी पेंशन के लिए। फिर से बोले, नहीं आया समझ में? फिर से बोल रहे हैं। एक जो कर्मचारी, एक सरकारी कर्मचारी अपनी जो सैलरी है, उस सैलरी का जो निवेश है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो 3 तरीके से कर सकता है। कैसा? 3 तरीके। तो पहला सुरक्षित, संतुलित और विकास के लिए।
वर्ड से ही मालूम चल रहा हो कि तीनों का जो एक मीनिंग है वो क्या कह रहा है। मतलब कि ये कि अगर आप निवेश करना, आप अपनी पेंशन चाहते हैं ना, आप अपनी पेंशन को लास्ट टाइम में आप चाहते हैं कि हमें अच्छी खासी पेंशन मिले, तो आप निवेश ज़्यादा कीजिए, यानी कि आप विकास ये वाला कीजिए, ठीक है, यानी कि आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। आप चाहते हैं संतुलित करने के लिए, तो वो भी कर सकते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि वर्तमान में आपका घर का खर्चा भी चले, सब कुछ काम और भी अच्छे चले, और कुछ पैसे आप अपने पेंशन के लिए रख सके, यानी कि ये बैलेंस, संतुलित की हम बात कर रहे हैं। और सुरक्षित का मतलब क्या हुआ, ये हाँ नहीं, ये आपका हो गया उल्टा। ये मतलब आप सुरक्षित में क्या हुआ कि आप अपने पेंशन को आप और भी ज़्यादा रख रहे हैं, यानी कि अगर आपको चाहिए लास्ट में कि हमें पेंशन और ज़्यादा मिले, मैक्सिमम मिले, तो आप क्या करेंगे कि अपनी सैलरी का कुछ ज़्यादा अमाउंट आप पेंशन के लिए आप उसे डिपॉजिट कर देंगे। तो ये 3 तरह का निवेश के बारे में बात किया गया। ओएसिस जो परियोजना है, या ओएसिस आप रिपोर्ट बोलिए, प्रोजेक्ट बोलिए, परियोजना बोलिए, ये बात बराबर है, ठीक है। 1998 में से जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो मिनिस्ट्री है, इन्होंने बनाया था। 2000 में इसकी रिपोर्ट आ गई, और रिपोर्ट आने के बाद में ये कुछ अच्छी बातें हुई। अब एक चीज ध्यान सुनिए, इसी के आधार में, यानी इसको आधार बना के, ओएसिस को आधार बना के, इसको बेस बनाकर फिर स्टार्ट किया गया क्या, तो राष्ट्रीय यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम, सिस्टम, एनपीएस, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली। इसमें एक बहुत अच्छा प्रावधान ये था कि इसे आज भी चलता है, अभी भी चलता है। इसमें ये है ना कि हर एक कर्मचारी को एक्सेप्ट, सिवाय छोड़ के आर्मी को, ठीक है, आर्मी छोड़ के बात कर रहे हैं क्योंकि आर्मी के लिए यहाँ पर इसमें नहीं है, उसके लिए अलग से थोड़ा सा है। 10% अपनी सैलरी का 10% जो ना, वो आप जमा करेंगे कहाँ, पेंशन में जमा करेंगे। अगर आपकी सैलरी 30,000 है, 30K, किसी ने पूछा सर आप के क्या लिखे थे, के कमेंट पूछा था किसी ने, के का मतलब 1000 होता है। आप यूट्यूब चला रहे हैं, यूट्यूब में क्लास देख रहे हैं, के मतलब किसी की वीडियोस के में जाती है, सपोज कि मेरी वीडियो के में गई, के क्या मतलब हुआ 1000, तो 30K यानी कि 30,000 है ना, तो 30,000 का 10% कितना होगा, 3,000 है ना, तो 3K कर दिया। अब 3,000 जो है ना, आपको हर मंथ सरकार को आपने बोल दिया, एक फॉर्म आपने भरा, और फॉर्म के जरिए आपने ये बोल दिया कि आप मेरी सैलरी से, आप जब हमें हैंड में जब सैलरी देंगे ना, इन हैंड सैलरी जो बोलते हैं, तो आप 10% काट लेना, और यही 10% लास्ट में जाके हमें वो आप पेंशन में देना। अब आपको कुछ समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ओल्ड पेंशन स्कीम में सरकार आपसे पैसे नहीं ले रही थी, जीपीएफ के फॉर्म में ले रही थी, वो तो जीपीएफ था, मतलब आपको देना नहीं देना वो एक्स्ट्रा आपका पैसा बन रहा था, लेकिन बिना आप 10% जमा किए आपको सरकार कहीं ना कहीं 50% लास्ट जो सैलरी आप रिसीव किए उसके 50% आपको दे रही थी, जब तक आप जिंदा थे तब तक, है ना। तो ये अचानक नेशनल जो नया जो स्कीम आया, इसमें बदलाव क्या हुआ, इसमें आप ही के 10% जो सैलरी है सरकार पहले वो काट रही है, ठीक है, वो क्योंकि ये प्रावधान बनाया गया, वो ले ली, और उसके बाद में सरकार लास्ट के टाइम में जब रिटायर करते हैं तो आपको वही पैसे, आपको जितना चाहिए, अभी हम आपको कहे ना सुरक्षित चाहिए तो आप उसके लिए कर लीजिए, संतुलित चाहिए, मतलब आप ही वो डिपेंड है। आपकी पेंशन अगर कम आ रही है, आपने चूज किया है 3 फॉर्म में किसको चाहिए आपको, तो जिस तरीके से आपको ये नहीं जानना कि किसमें कितना मिल रहा है कितना नहीं, वो तो आप खुद जब आईएएस बनेगा ना तो उस समय आप खुद देख लेना, लेकिन 3 फॉर्म में डिवाइड किया गया है ना। तो यहाँ पर खुद की चॉइस होती है कि पेंशन हमें कैसे चाहिए। अगर हम चाहते हैं अच्छा तो बहुत अच्छा, हमें सुरक्षित में चाहिए, संतुलित चाहिए यानी कि हमें ठीक ठाक मतलब बैलेंस तरीके से चाहिए तो भी चाहिए, विकास के लिए चाहिए तो थोड़ा सा प्रेजेंट पे फोकस करना पड़ेगा ज़्यादा, तो हर तरीके से यहाँ पर था। तो ये जो आपका राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली है, ये आज तक अभी तक चलता आ रहा है और यही चलेगा। कुछ स्टेट वाले ना, हाँ एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं प्रीलिम्स की, राष्ट्रीय जो पेंशन प्रणाली है इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों, क्या दोनों इसमें कानून बना सकते हैं, यस। जब हम दोनों के लिए यस बोले तो आप थोड़ा सा जो पॉलिटी है ना वहाँ सोचिए। पॉलिटी में आप एक टर्म पढ़े होंगे जो लिस्ट है, शेड्यूल की हम बात करते हैं, शेड्यूल 7 की बात करते हैं, यानी कि अनुसूची 7 की हम बात कर रहे हैं। उसमें 3 लिस्ट है आपका, केंद्र, राज्य, समवर्ती सूची, है ना। तो समवर्ती सूची में ये आपका आएगा, ठीक है। चलिए कुछ पॉइंट यहाँ बात कर लिए और कुछ पॉइंट आगे हम बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ना एक चीज़ यहाँ पर है जो हम पीछे बोले, नेशनल पेंशन सिस्टम, एनपीएस। एनपीएस को यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए, इसको रेगुलेट करने के लिए एक बॉडी है। कौन सा बॉडी है, तो पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं PFRDA,
PFRD, यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी गए, पहले भी क्वेश्चन पूछे गए, अभी ये क्वेश्चन आपको देंगे इससे क्वेश्चन जो पूछा गया प्रीवियस क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से देखेंगे क्योंकि जितना हम बता रहे हैं आपको इससे क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में नहीं छूटेंगे। और आपको इतना भी आ रहा है ना, तो एग्जाम में जो भी सेंटेंस बना के पूछे, मान के चलते कि एग्जाम में आपसे बड़ा अजीब सा सेंटेंस दे दिया, आपको नहीं आ रहा है और कोई फैकल्टी नहीं पढ़ा है, आप जहाँ 2 लाख भी देंगे वो भी नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन एक समझदारी क्या होती है कि आप जितना पढ़े, कम पढ़ के आप सब कुछ, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ पढ़ के अगर आप कुछ कर रहे हैं, ये कहीं कहीं कॉस्ट बेनिफिट ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर ये कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है। अब एक सवाल यहाँ से निकल के आता है कि जो न्यू पेंशन आपका स्कीम यानी कि अभी लेटेस्ट वाला, इसके लिए ये सभी के लिए, पहली बात ये ऑल सिटीजन्स के लिए, तो आप बोलेंगे सर क्या NRI के लिए भी है, यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियंस के लिए? यस, ये इसके लिए भी है। एज कितना है? 18 to 70 वर्ष और 18 से 17 वर्ष तक के बीच के लिए, ठीक है। NPS की बात करें तो पेंशन जो देनदारियां, मतलब या बोल सकते हैं पेंशन जो लाइबिलिटीज हैं, सरकार यहाँ पर NPS लाने के पीछे एक रीजन और भी था। जो पेंशन लाइबिलिटीज है, जो देनदारी यानी सरकार को जो देने पड़ते हैं पेंशन, इससे छुटकारा पाने के लिए। अब इसको तो पहले हम बोल चुके हैं, ठीक है। और अभी इसको भी हम बोल चुके हैं 10% का जो आपका जो मूल वेतन है, जो आपका जो सैलरी है, इसका 10% जमा करना पड़ता है, ये हम बोल चुके हैं। नो GPF किसके लिए? तो न्यू पेंशन जो स्कीम है, यानी कि आपकी जो राष्ट्रीय पेंशन जो प्रणाली है नया वाला, इसमें आपका कोई GPF नहीं है। पहले आपका GPF था। GPF ये किसके लिए होता है? GPF हमेशा सरकारी जो कर्मचारी उसके लिए होता है। एक स्टेटमेंट अगर कभी पूछ दे कभी UPSC वाले कि GPF ये सभी कर्मचारियों के लिए, यानी आपका जो सरकारी है या नॉन सरकारी है, दोनों के लिए नहीं, ये ओनली सरकारी के लिए होता है GPF। राशि पेंशन निश्चित नहीं होती है किसमें? नेशनल पेंशन स्कीम जो है लेटेस्ट वाला, इसमें कोई फिक्स नहीं है कि आपकी पेंशन कितनी मिलेगी। पहले क्या था, लास्ट सैलरी का 50%, इसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं है क्योंकि इसमें इतना डिवाइड कर दिया, इतना इसको सेग्रीगेट कर दिया कि इसको आप चूज कीजिए, आपको सुरक्षित चाहिए या आपको संतुलन चाहिए या फिर आपको लास्ट का जो पोर्शन था विकास वाला चाहिए। तो इसमें ये पॉइंट रखा गया। अब देखते हैं कि क्वेश्चन पूछा गया ना, ये क्वेश्चन क्या पूछा गया। देखिए ये इंग्लिश है, जो लोग इंग्लिश में कंफर्ट है वो इसको देख लेंगे, लेकिन हिंदी का चैनल है तो हम हिंदी में ही जाते हैं। क्वेश्चन क्या है और 17वां क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि सर आप जो क्वेश्चन जो टॉपिक लेके आए, ये क्वेश्चन रैंडम टॉपिक नहीं है, ऐसा नहीं कि जो मन में आया मसाला खबर की उठा के ले आए। तो ये आपके पास राष्ट्रीय पेंशन जो प्रणाली है, जो अभी ये टॉपिक हम कवर किए, इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है, देख लेते हैं। केवल निवासी भारतीय नागरिक, यानी कि इसमें जो पूछा गया कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में कौन शामिल हो सकते हैं ना, तो केवल निवासी भारतीय नागरिक। अब यहाँ पर 1 2 3 नहीं है कि 1 2 ओनली 1 2 3, यहाँ पर 4 ऑप्शन राइट दिया गया, एक सही होगा। देखिए तो यहाँ पर केवल निवासी भारतीय नागरिक, यानी कि ये हम क्या बोले इसमें, यानी कि जो आपकी लोकल से, यानी कि जो बोल सकते हैं यहाँ पर जो इंडियन सिटीजन है, तो इंडियन सिटीजन्स है, लेकिन यहाँ पर NRI भी तो है, अभी जस्ट बोले, यानी कि गलत हो गई है। केवल 21 से 55, तो अभी तो हमने कहा कि 18 से 70 वर्ष, ये गलत हो गया है ना। थर्ड में देखिए, सभी राज्य सरकार के कर्मचारी संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचना की तारीख के बाद सेवा में शामिल हो रहे हैं। बड़ा हिंदी इसका अजीब सा है, लेकिन हाँ यहाँ पर देखिए कि इंग्लिश देख लेते हैं कि ऑल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ज्वाइनिंग द सर्विसेज आफ्टर द डेट ऑफ नोटिफिकेशन बाय द रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। ये एक जनरल स्टेटमेंट है, जनरल, कि सभी स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज है वो इस सर्विस को ज्वाइन कर आफ्टर द नोटिफिकेशन बाय द रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। ये तभी ज्वाइन कर पाएंगे हर स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय जब स्टेट राज्य सरकार जब ये चाहेगी तो, ठीक है। जैसे हम बोल भी दिए समवर्ती सूची मात्रा, यानी राज्य और आपका केंद्र दोनों का है। थर्ड में लास्ट में देखिए, यहाँ पर लास्ट में देखिए, कभी कभी हमें हिंदी भी नहीं आता समझ में, तो हमें इंग्लिश देखना पड़ता है, सोचिए इंग्लिश आसान है कि नहीं। ये देखिए यहाँ पर डी में क्या है, 1 अप्रैल 2004 को या उसके बाद सेवा में शामिल होने के बाद होने वाले सशस्त्र बलों सहित केंद्र सरकार को के सभी कर्मचारी। इसमें हमने कहा था कि जो सशस्त्र आपके जो बल हैं, यानी कि आपके जो आर्म्ड फोर्सेस है, यहाँ पर इनको एग्जेम्प्ट किया गया, एग्जेम्प्ट किया गया, इसको छूट दी गई। अभी समझाने वक्त हमने बोला था, है ना। तो आपको समझ में आ गया कि क्या क्या आपको नोट्स बनाने हैं। अपने नोट्स इस तरीके से बनाइए कि आप
जो क्वेश्चंस हैं पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर एक एसएससी का एग्ज़ाम है, एक यूपीएससी का है, एक आपका एसआई का है, 3 एग्ज़ाम है, तो 3 एग्ज़ाम का जो पैटर्न है पूछने का अलग होगा। यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछेगा उसका अलग होगा, एसएससी पूछे उसका अलग होगा। तो आप उस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे ना। आपको मालूम चला कि यूपीएससी में वो क्वेश्चन पूछते ही नहीं है कि अकबर बिरबल ये सब कौन कौन से डेट वेट नहीं पूछते हैं। डेट वेट पूछने का काम एसएससी का है, लेकिन आप इसमें की जा रहे हैं, आप जीरो से हीरो बनने की फिराक में आप की जा रहे हैं। तो आपका रिजल्ट इसलिए फिर नहीं होता है। फिर अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट फिर चलता रहता है। एक अटेम्प्ट, 2, 3, 4 ख़त्म फिर। तो इससे अच्छा ये कि सही एक दिशा मिल जाए आपको, क्या पढ़ना है आपको, इतना आपको हम उस जैसे हम जो टॉपिक लेके आते हैं ना, उस टॉपिक में आप कोशिश करते हैं कि आपको एग्ज़ाम के ओरिएंटेड जो टॉपिक कवर करनी है वो हम करवा देते हैं। अभी इसके बारे में अगर आप पूरी कहानी आप लिखें, पूरी कहानी भी लिख सकते हैं एक बुक पेंशन्स के बारे में। क्या ये इंपॉर्टेंट है? आप कर लेना, कोई दिक्कत, रिजल्ट एक बार हो जाए ना तो आप उसको फिर पीएचडी कर लेना, रिसर्च कर देना, आरएनडी कर देना। चलिए, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ये भी गलत है आपका, क्योंकि इसमें सशस्त्र बल नहीं होगा, तो ये गलत। तो ये सही होता है, अगर आपने कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी है तो उसके अकॉर्डिंग आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ये तो कभी नहीं होगा कि ये भी कभी नहीं। और आर्म्ड फोर्सेस हम बोल चुके हैं, तो कभी नहीं होगा। तो ये होता है, हाँ, ये इतना कि हमने ये लाइन नहीं बोला, फिर भी आप ये गलत करके सही कर सकते हैं। यही होता है कॉमन सेंस। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक देख लेते हैं। क्या है अगला टॉपिक? ये आपका सार्वजनिक पद धारण करने वाले लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में। देखिए, ये थोड़ा सा हटके इसलिए क्योंकि एक छोटा सा इशू है। क्या इशू है कि एक सरकारी जो ऑफिशियल, यानी कि एक गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो है ना, या एग्जाम्पल लेते हैं, एक आईएएस है ना जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, तो एक आईएएस ऑफिसर जो है ना, वो कुछ भी अपना जो स्पीच है या एक्सप्रेशन है वो दे नहीं सकता है, कुछ भी हम बोले। मतलब ये कि हुआ क्या कि एक गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने दूसरे देश के बारे में कुछ इनसेंसिटिव कुछ बातें बोली गई, कुछ ये बातें जो नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ऑब्जेक्शन दिया और उन्होंने कहा कि सार्वजनिक पद धारण करने वाले लोगों को, यानी कि सरकारी कर्मचारी को बोला जा रहा है, को आत्म प्रतिबंध का प्रयोग करना चाहिए। अपने आप में सेल्फ यहाँ पर कहा गया रिस्ट्रिक्शन, इसे लगाना चाहिए। ज़्यादा एक होता है बड़बोला, है ना, बड़बोला वाला चीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बोला ये अन्य देशवासियों के लिए एक अपमानजनक चीज़ हो सकती है। ठीक है, तो एक सवाल ये निकल के आता है कि एक सिविल सर्वेंट के लिए, एक यूपीएससी आईएएस ऑफिसर के लिए कुछ यहाँ पर कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, यानी कि आचार संहिता होते हैं। तो ये हम यहाँ बात करेंगे इस टॉपिक में। ये टॉपिक आपको कहाँ पर काम आएगा? तो पेपर 2 में तो यहाँ काम आएगा ही, लेकिन पेपर 4 जो हम बात करते हैं एथिक्स के बारे में, पेपर 4 एथिक्स के बारे में बात करते हैं। ये हमने कुछ दिन पहले ये भी कहा था कि पेपर 4 के जो एथिक्स के पेपर होते हैं, पेपर 4 के कुछ करंट अफेयर्स आते नहीं आते ना, लेकिन हाँ, यहाँ पर पीआईबी के फॉर्म में हम लेके यहाँ पर आएंगे। और ये कभी पीआईबी में आता नहीं है, लेकिन क्योंकि पेपर 4 आपका एग्ज़ाम 250 मार्क्स का है, इसके लिए अटेंशन देना आपको चाहिए। ये हम करेंट इशू लेके आएंगे कि एथिकल डायलेमा क्या हो सकता है। एग्जाम्पल लेते हैं, अभी श्रद्धा वाला जो केस हुआ, 35 जो टुकड़े किए गए, तो उसमें इसका एथिकल डायलेमा क्या होगा? या फिर आप एक आईएएस ऑफिसर हो, है ना, और कहीं पर राइट्स हो गए, दंगे हो गए, आपका उस टाइम में एथिकल डायलेमा क्या होगा? आप वहाँ पर क्या डिसीजन लेंगे? आप वहाँ पर किस तरीके सोचेंगे, है ना? ये चीज़ें भी यहाँ पर करवा देंगे। ठीक है, लेकिन करंट के अकॉर्डिंग, जैसे अभी एग्जांपल लेते हैं कि दिल्ली में जो एमसीडी के चुनाव हो रहे हैं, है ना, यहाँ पॉलिटिकल पार्टी जो है ना एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं। तो यहाँ पर आप एज ए डीएम, क्योंकि आप एक डीएम हो, सारा खेल उसी का रहता है। ठीक है, तो आप एज ए डीएम क्या करेंगे अगर कहीं पर 2 पॉलिटिकल पार्टीज अगर कहीं बीच में लड़ ली अपने आप में? ठीक है, तो उस समय आपका एक्शन क्या होगा? आपके पास में कौन कौन सिचुएशंस आएंगे? ये सब भी चीज़ें अभी हम सोच रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसके करने के लिए हमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा अपनी साइड से, क्योंकि ये करंट इशू, ऐसा नहीं कि पढ़े हुए हिस्ट्री 5-6 घंटे यहाँ ले रहे हैं, दिमाग में रटा जाता है, लेकिन ये करंट का चीज़ है, मेहनत करना पड़ेगा हमें अच्छे से। तो आप अगर अपने साइड से सपोर्ट करते हैं, क्लास को शेयर करते हैं, तो इस चीज़ से थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा हमें, और हम ये और भी चीज़ें ऐसे टॉपिक डेली एक टॉपिक हम लेके आएंगे। ठीक है, चलिए
यहाँ में देख लिया। अब एक पॉइंट यहाँ बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये तो बोल दिया, लेकिन इसके पहले भी चीज़ें हो चुकी है घटना। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में ये एक डिसीजन पहले ही ले चुकी है कि जो भी व्यक्तिगत जो दृष्टिकोण होता है, आप यानी कि जो पर्सनल व्यू है, आप एज एग्जाम्पल यही लेके चलते, ठीक है, आप आईएएस ऑफिसर का ही, आप एज ए आईएएस ऑफिसर, आप एज ए सरकारी के कर्मचारी या ऑफिशियल्स, आप अपनी पर्सनल व्यू को नहीं रख सकते हैं। तो ये तो हम कह सकते हैं कि पर्सनल व्यू रखना यानी कि आप जो क्या उसको बोलते हैं राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन यानी कि भाषण और अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है, इसके खिलाफ हो जाएगा? नहीं, इसके खिलाफ नहीं होगा, क्योंकि आप एज ए सरकार, आप स्टेट का पार्ट हैं। आर्टिकल 12 आपने पढ़ा होगा, आर्टिकल 12 यानी कि आर्टिकल अनुच्छेद 12, तो उसमें पढ़ा होगा स्टेट में कौन कौन से पार्ट आते हैं। तो आप खुद अपने आप में एक स्टेट है ना, राज्य है। वो राज्य स्टेट और राज्य नहीं हो, ठीक है, ये स्टेट कुछ अलग है, स्टेट में पूरा कॉम्बिनेशन है ना। तो यहाँ पर जो है ना, इसका ये वॉलेशन हो जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी ये कह रखा है कि आप अपनी पर्सनल व्यू को नहीं रखेंगे, यू कैन नॉट पुट फॉरवर्ड योर पर्सनल व्यूज़, ठीक है। तो जब आप इसको रखते हैं तो कहीं ना कहीं आप इस तरीके से उसको एक्सप्रेस कीजिए, अभिव्यक्त कीजिए, जैसे कि वो सिंक हो। सिंक क्या होता है? मोबाइल यूज़ करते ना, तो मोबाइल में एक टर्म आता है, एक छोटा सा सिंक, अपने डेटा को सिंक करना। क्या सिंक करना? अपनी डेटा को मोबाइल में जो आप आईडी है या फिर जो भी इसमें स्टोरेज है, सिंक करना है, मतलब जो डेटा स्टोर हुआ वो चीज़ें वहाँ पर सिंक हो, यानी कि उस चीज़ में भी स्टोर हो जाती है। तो यहाँ पर मतलब ये हुआ कि सरकार, जो एक सरकार है ना, अब उस सरकार के पार्ट है आईएएस ऑफिसर, आप जो बोल रहे हैं, आप एज ए रिप्रेजेंटेटिव बोल रहे हैं सरकार के, इस तरीके से बोलने की बात की जा रही है कि आप पर्सनली कुछ मत बोलिए, आप ऐसे बोलिए कि सरकार के कुछ नुमाइंदे यहाँ पे हैं, है ना। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बोल रखा है, और अभी ये बोला गया कि आप इस चीज़ में थोड़ा सा आत्म प्रतिबंध लगाने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं बोला गया, बस आपने बोला कि सेल्फ रिस्ट्रिक्शन लगाओ। सुप्रीम कोर्ट ये बोलती डांट के कि आर्टिकल 142 यूज करते हैं, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला गया, यहाँ पर इस वर्ड पे फोकस किया गया, ठीक है। और कुछ अपमानजनक जो चीज़ें वो किसी दूसरे कंट्री हो, दूसरे पर्सन के लिए नहीं बोलना चाहिए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन निकल के आता है कि एक यूपीएससी सिविल सर्वेंट के लिए, अब ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सिविल सर्विस तैयारी कर रहे हैं, आप आईएएस बनने वाले हैं, अगले साल बन जाएंगे हो सकता है। तो आपके पास में कुछ कोड ऑफ कंडक्ट है, आपके पास में कुछ आचार संहिता है, क्या क्या आपको जो रूल्स है, जो आप चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, ये यहाँ पर कुछ पॉइंट है। तो भी इसके बारे में बात करने वाले 5, 6, 7 7 एक सिविल सर्वेंट के लिए जो आचार संहिता है या फिर जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो 7 है। ये आपका एथिक्स में कवर हो जाएगा, ठीक है। जो लोग एथिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, है? तो ये पीआईबी, ये आप सोचिए कि ये सभी के लिए। इसमें इकोनॉमिक्स के भी हम लोग आर्टिकल्स किए हैं, इसमें इकोनॉमिक्स साइंस एंड टेक का भी किए, फिर हिस्ट्री का किए, आर्ट एंड कल्चर का किए, इन्वायरमेंट किए, पॉलिटी किए, जियोग्राफी किए, सबका किए। अब एथिक्स की बारी है, ठीक है। तो मतलब ये 40-50 मिनट्स का जो क्लास होता है, ये आपका कॉम्बिनेशन है हर एक चीज़ का, ताकि आपको ऐसा नहीं कि एक ही वे में एक ही तरीके से चीज़ों को प्रोवाइड की जा रही है, ये नहीं करेंगे, यहाँ पर कॉम्बिनेशन है। तो आचार संहिता यहाँ पर एक सिविल सर्वेंट, एक आईएएस ऑफिसर के लिए क्या हो सकता है। तो पहली बात यहाँ पे कि जो 7 पॉइंट यहाँ दिया हुआ है, इसको एक्सप्लेन करते हैं शॉर्ट में, ठीक है। निस्वार्थता, यानी कि आप बोल सकते हैं कि जो सेल्फलेसनेस है, यानी कि सेल्फलेस एक होता है, एक टर्म यूज करते हैं, आप बोलते हैं ना किसी फ्रेंड को बड़ा सेल्फिश हो, तो सेल्फिश यानी कि वो स्वार्थी है ना। तो आपके अंदर में सेल्फलेस वाली जो चीज़ है ना, वो नहीं होनी चाहिए। सेल्फनेस एक होता है, ठीक है, सेल्फलेसनेस होना चाहिए, यानी कि निस्वार्थ आप होने चाहिए। किस मैटर में एक आईएएस ऑफिसर सेल्फलेस क्यों होगा? क्योंकि उसे हर एक जो चैलेंजेस है फेस करने पड़ते हैं, उसे हर एक मुद्दों पर अपना जो डिसीजन वो देना पड़ता है। और वो किसी एक पार्टी के पक्ष में चला गया तो चीज़ें बोल सकते हैं कि वो अनबाइस्ड है, वो बाइस्ड है। तो अनबाइस्ड होने के लिए उसे निस्वार्थ होना पड़ेगा। तो सेल्फलेसनेस, इसे ये चीज़ें करनी पड़ेगी। दूसरी पॉइंट यहाँ पर है अखंडता, यानी कि इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी जो वर्ड है ना, ये अपने आप में बहुत ब्रॉड टर्म है। ये वर्ड आपको मालूम है कि 42nd CAA यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 को, ये भी एक वर्ड था जो प्रेम्बल में रखा गया, ठीक है। साथ में सेक्युलर और एक आपका था कौन सा था, सोशलिस्टिक। तो ये जो वर्ड है ना इंटीग्रिटी, इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर कोई भी चीज़ें सपोज कि कोई एक्शन ले रहे हैं ना, कोई एक्शन या फिर कोई डिसीजन ले रहे हैं, तो वो डिसीजन जो है ना, ये सभी के हितों को रक्षा करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे ये है
कि सभी के इंटरेस्ट को देखते हुए, सभी के इंटरेस्ट को देखते हुए, ऐसा नहीं कि आपने किसी एक धर्म को सपोर्ट किया किसी को नहीं किया, ये नहीं होना चाहिए। इंटीग्रिटी होनी चाहिए, एक अखंडता बोल सकते हैं इसमें होनी चाहिए। निष्पक्षता यानी कि क्या हुआ, वही चीज़ वो अनबाइस्ड हो गई, ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी किस चीज़ की, अगर आप किसी चीज़ को ओनली एक अपने कोई आपके फ्रेंड या जान पहचान वाले इसलिए आप उस चीज़ को प्रायोरिटी दे रहे हैं, ये नहीं। एक ऑब्जेक्टिविटी ये होनी चाहिए कि आप उस चीज़ को मेरिट बेस्ड पर, क्योंकि उसका एक हक है, उन्हें अपने मेहनत से अपने टैलेंट से उस चीज़ को अचीव किया, तो उस तरीके से आप चीज़ को ट्रीट करेंगे। जवाबदेही, अगर आप कोई चीज़ एक्टिविटी ले रहे हैं, अगर आप कोई भी योजना का एक पार्ट है, कोई स्कीम्स आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है, उसको आप इम्प्लीमेंट करना है, तो आपके ऊपर ये जिम्मेदारी होगी कि आप उस चीज़ की जवाबदेही आपको देनी पड़ेगी, यानी कि जो अकाउंटेबिलिटी की जो बात करते हैं, तो अकाउंटेबिलिटी आपके ऊपर ही तय होगी। तो ये आप कर सकते हैं। खुलापन यानी कि आप बोलते हैं ओपननेस, आपकी हर एक, आपने देखा होगा दीपक रावत एक IAS ऑफिसर है उत्तराखंड के, उनका अपना एक यूट्यूब चैनल भी है जिसमें 3-4 मिलियन सब्सक्राइबर भी है। वो हर चीज़ को, ऑलमोस्ट हर चीज़ की एक्टिविटी को यूट्यूब में पब्लिश भी करते हैं, दिखाते भी हैं, और ये लाइव ही चलता है ना। तो ये क्या है, ये खुलापन है। आप एक्शन कुछ ले रहे हैं, आप कुछ एक्टिविटी दिखा रहे हैं, कुछ आप डिसीजन ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, वो चीज़ें आपका चीज़ें ऑन रिकॉर्ड रहती है ओपननेस से, ऐसा नहीं कोई चीज़ छिपा हुआ है। ईमानदारी, ये तो होना चाहिए। दो चीज़ें बहुत सिंपल सा है, ईमानदारी, ऑनेस्टी, लेकिन इसकी कमी है। झारखंड में आपने देखा होगा एग्जाम्पल कि जब वहाँ छापा लिया गया, पड़ा तो वहाँ पर 15 समथिंग करोड़ वहाँ से निकला गया। ये डिसऑनेस्टी का एग्जाम्पल है, डिसऑनेस्टी का, ये ईमानदारी है। नेतृत्व यानी कि लीडरशिप, लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए, और ये चीज़ें एक IAS ऑफिसर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक IAS ऑफिसर पूरे डिस्ट्रिक्ट को, पूरे जिले को ना, ये इस चीज़ को लीड करता है, इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये 7 पॉइंट है जो कि एक IAS ऑफिसर के पास होना चाहिए। आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है एक IAS ऑफिसर के रिगार्डिंग कि एक IAS ऑफिसर में कौन कौन से जो एथिकल पॉइंट ये एथिकल पॉइंट है, इसको आप लिख सकते हैं। और अपने भाषा में, अपने लैंग्वेज, अपने हिंदी में कंफर्ट है हिंदी में कीजिए, इंग्लिश में तो इंग्लिश में कीजिए। थोड़ा हम कोशिश करते हैं बाइलिंगुअल करने का, हिंदी इंग्लिश मिला के, है ना। चलिए अगला जो, कितना टाइम हो गया, ये टॉपिक कर लेते हैं, है ना, थोड़ा टाइम है, कितना पॉइंट इसमें है, हो जाएगा। चलिए क्या है ये, देखिए अभी हाल ही फिलहाल में आपने देखा होगा कि G20 की मीटिंग जो ना, बाली समिट, कुछ याद आ रहा है, बाली समिट जो हुआ, और बाली समिट में आपने ये भी देखा, कुछ हमने इसके पहले भी टॉपिक किया, डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा ये मुद्दा अलग है। क्या मुद्दा है कि अभी इसमें है जलवायु परिवर्तन के लिए मुआवजा, यानी कंपनसेशन फॉर टू क्लाइमेट चेंज, किसको दिया गया और कौन दिया। बाली में G20 शिखर सम्मेलन में अमेरिका, जापान और कनाडा, 3 जो कंट्री है, और 3 कंट्री एक विकसित देश है बोल सकते हैं, एक डेवलप्ड कंट्री है। इन्होंने यहाँ पर क्या किया, इन्होंने 2050 तक इंडोनेशिया को कोयला से दूर करने और कार्बन तटस्थ यानी न्यूट्रल तक पहुंचने के लिए 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वचन दिया है। अब 3 कंट्री यहाँ पर इंडोनेशिया को, अब इंडोनेशिया में वहाँ पर जो कोयले से बोल सकते हैं कि या एनर्जी, जो ईंधन जो बनता है या ऊर्जा बनती है, ये आपका मैक्सिमम बनता है, ठीक है, अच्छा खासा यूज होता है। इंडिया में इसे 50% है, इंडिया में कोयले के यूज से हम लोग जो ऊर्जा का जो या ईंधन बोल सकते हैं वे 50% करते हैं। इंडोनेशिया में क्या होता है, इंडोनेशिया वहाँ पर भी 50+ ही है। तो यहाँ पर 3 कंट्री सामने आए और ये बोला है 20 बिलियन डॉलर देने की बात की गई है, यही है मुआवजा, है ना। देखते हैं क्या और पॉइंट है। पहली बात तो यहाँ पे ये है कि एक सवाल निकल के आता है, ठीक है, जो भी विकसित देश हैं, अमेरिका हो गया, इवन जापान हो गया, यूरोपियन कंट्री हो गया, यूरोपियन संघ हो गया, ये जो देश है ना, ये देश 1900, ऐसे तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत पहले आ चुका था यूरोप में, लेकिन ये वो टाइम है 1900 से लेकर यानी कि अभी तक जो भी विकसित देश है ना, ये इतना मतलब इंडस्ट्री का मतलब बोल सकते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो क्रिएट किया, और इसके जरिए कहीं ना कहीं कार्बन है, या फिर हम बोल सकते हैं कि GHG ग्रीन हाउस गैस, इसका उत्सर्जन बहुत ज़्यादा हुआ। तो आप खुद सोचिए कि इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है ना, ये अगर देखा है सही तौर पे तो आज़ादी के बाद ही स्टार्ट हुआ, यानी कि हम लोग इससे बहुत पीछे हैं, 50 साल पीछे हैं। तो इस 50 साल में इन्होंने पहले से, यानी 50 साल से पहले से ये लोग एक्सपर्ट हैं हमें खासकर इस फील्ड में, और पॉल्यूशन को क्रिएट करने में, इसको क्रिएट करने में सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है, ये यही कंट्री यानी विकसित जो देश है इन्हीं का रहा है।
आज के टाइम में अगर हम लोग कहीं ना कहीं औद्योगिकरण की जब बात करते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं, तो इन्हें दिक्कत इस बात की हो रही है कि ये विकसित देश ये बात मानने के लिए तैयार है कि ठीक है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करना चाहिए, लेकिन जो विकासशील देश है, इंडिया की बात करें, चाइना की बात करें, ये लोग नहीं मानते। क्यों मानेंगे भैया? कि आप लोग 50 ईयर्स पहले ही आपने चीज़ें स्टार्ट कर रखी है, 50 ईयर्स बाद हम लोग स्टार्ट किए, तो हमारे भी कम से कम एक छोटा पॉइंट ये बनता है कि आप 50 साल से 20 साल तो स्टार्ट कर ले, 20 साल तो इसे आगे करें। ये चीज़ के लिए यहाँ पर जो बाकी सारे जो कंट्री है, विकसित हम बात कर रहे हैं, ठीक है, विकसित की हम बात कर रहे हैं, तो जो विकसित कंट्री है ना, ये लोग क्या कर रहे हैं कि जो विकासशील देश है इनको कंपनसेट कर रहे हैं, मुआवजा दे रहे हैं। आप मालूम चल रहा है कितना दिया इंडोनेशिया को? तो $20 बिलियन दिया गया। क्या इंडिया को मिला ऐसा? यस, इंडिया को पहले मिला है। इंडिया को 2010 से के बाद से अमेरिका प्लस यूरोपियन यूनियन वाले दिए हैं, अभी देना बंद कर दिए। तो यहाँ पर एक रिपोर्ट निकल के आती है, उत्सर्जन गैप रिपोर्ट, जो कि हर साल रिलीज होती है। 2022 जो ना, ये 2022 में जब ये रिपोर्ट रिलीज किया गया, तो इसके अकॉर्डिंग टॉप 7 कंट्री की हम बात अगर करें, उसमें अमेरिका भी है, जापान भी है, यूरोपियन यूनियन भी है और इंडिया भी है। तो टॉप 7 में इंडिया आता है, टॉप 7 में। किस मामले में? तो कार्बन के उत्सर्जन में, कार्बन के एमिशन में। ये रिपोर्ट आप बोलेंगे सर ये डेटा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मेंस के लिए। आप जब मेंस के हम लिखते हैं ना, आप मेंस में, तो पेपर 3 एक छोटा सा पार्ट है, पेपर 3 में इन्वायरमेंट, तो उसमें आप ये डेटा को यूज कर सकते हैं कि इंडिया में कौन कौन से चैलेंजेस हैं, और डेटा के साथ जब बात करें तो आपका जो मार्क्स है ना वो सही आता है। G20 की हम बात करें थोड़ा सा, तो G20 अच्छा एक चीज बताना चाहते हैं, चले उसको बाद बताएंगे। G20 की हम बात करें तो G20 अकेले मिलकर है, इसमें जितनी कंट्री ना, इसमें 19 तो कंट्री है, ठीक है, बाकी एक यूरोपियन यूनियन है यानी यूरोपियन संघ है, इसमें आपका 27 कंट्री है, तो मिला कितने हो गए? 36 हो गया है ना, तो 36 देश, लेकिन G20 बोलते हैं हम लोग, कोई बात नहीं। तो G20 अकेले सारे कंट्री, ये जो मिल गए ना कंट्री, 20 कंट्री मिल गए, ये 75% ग्रीन हाउस गैस को क्रिएट करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पूरा अगर हम देखा जाए 36 कंट्री मिलके पूरे वर्ल्ड का 75% जो पॉल्यूशन है, जो ग्रीन हाउस गैस है, ये उत्सर्जन कर रहा है। एक बड़ी चिंता का विषय है, कोई बात नहीं। 2070 तक में हम लोग का टारगेट ये है, इंडिया टारगेट, भारत का टारगेट ये है कि कार्बन को न्यूट्रल करना, यानी कार्बन नेट कार्बन न्यूट्रलिटी का जो टारगेट सबके लिए। क्या हुआ कि लास्ट ईयर 2021 की बात कर रहे हैं, नवंबर में जब ग्लासगो में COP26 हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 हुआ था, तो उस टाइम में कुछ बातें निकल के आती है, और बातें ये थी कि हर एक कंट्री अपने आप में एक जिम्मेदारी ले कि जो कार्बन का जो कार्बन नेट कार्बन न्यूट्रलिटी है, यानी कि कार्बन की जो तटस्थता है, ये हम लोग अचीव करेंगे, और एक एक टाइम डिसाइड कीजिए। अमेरिका क्या किया, सबसे पहले हाथ खड़ा करके उन्होंने कह दिया कि मेरे साइड से 2050 तक में कार्बन की न्यूट्रलिटी। क्या इसका मतलब होता है? इसका मतलब ये नहीं कि कार्बन उत्सर्जन करेंगे नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन ये लोग क्रिएट करेंगे, लेकिन जितना करेंगे उतना वो एब्जॉर्ब भी कर लेंगे, तभी होगा कार्बन न्यूट्रलिटी, ठीक है। इंडिया का टारगेट 70 तक में, चाइना कितना? 2060 तक में चाइना का, ठीक है, चाइना का 500 गीगावाट जो ना इंडिया का टारगेट है अक्षय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी के लिए 2030 तक में। इसमें से कल हम लोग पढ़े थे, कल पवन ऊर्जा के बारे में 32 समथिंग कुछ है। एक टर्म यहाँ निकल के आता है, जब डेवलप्ड कंट्री वाले ये बोले कि कोयले का जो कोयले से ऊर्जा का जो उत्पादन होता है, क्रिएशन, तो वो हम लोग बंद करने वाले हैं, इसको हम लोग फेज आउट करेंगे, फेज आउट। तो इंडिया ने कहा फेज आउट नहीं, फेज डाउन करेंगे। तो ये वर्ड आप इसको लिख सकते हैं कि कोयले का जो यूज है ना, ठीक है, अचानक बंद करना सही नहीं है, लेकिन इसको फेज डाउन हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया इसके बारे में। तो आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अपने डाउट्स ना पूछना कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कुछ डाउट हो तो। ये रहा आपका सरदार बैच की रिगार्डिंग। अभी आपके पास जो ऑफर अवेलेबल है वो आपके लिए 75% का है। आइए 75 कूपन कोड आपको अप्लाई करना पड़ता है, तो आपको ये सारे फीचर्स मिल जाते हैं, लाइव क्लासेस, PDF नोट्स, डिवाइस स्टेज प्लान, प्रैक्टिस सेशन, जूम डाउट सेशन, ये आपको इसके फीचर्स मिल जाते हैं। यही अगर आप 1 टाइम पेमेंट नहीं करना चाहते हैं, 3 टाइम करना चाहते हैं EMI में, तो आप इसको यहाँ अवेल कर सकते हैं, 2000 पर मंथ, सेम कूपन कोड, सेम फीचर्स आपको यहाँ पर। एग्जामपुर का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो इसके लिए प्ले स्टोर जाएंगे, सर्च करेंगे एग्जामपुर, एक इंटरफेस आएगा जिसमें होगा एग्जामपुर सेकेंडरी प्रेप। इसके बाद में आप इसको इंस्टॉल करेंगे, ओपन करेंगे, अपने नाम को यहाँ रजिस्टर करेंगे, और जितने सारे फीचर्स जो कि एग्जामपुर एप्लीकेशन आपको प्रोवाइड करता है, आप इसको अवेल कर सकते हैं। या बात करें अनलिमिटेड क्विज के बारे में, फ्री प्रीवियस क्वेश्चंस के बारे में, ऑल इंडिया एक्सक्लूसिव टेस्ट के बारे में, या फिर PDFs के बारे में, ये सारी चीज़ आपको मिल जाते हैं।
कुछ डाउट हो, कुछ क्वेरीज हो, तो आप इसके लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और कभी कॉल ना लगे, बिजी आए, तो उस टाइम में इस नीचे वाले नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो हमारी टीम है आपसे कांटेक्ट कर लेगी। ठीक है, आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो अपने फीडबैक कमेंट में जरूर देना, ऑफलाइन कमेंट में, ऑनलाइन नहीं। और अपने डाउट्स को भी पूछ सकते हैं कमेंट पे। ठीक है, अगली क्लास में इस डाउट को क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।